नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने सहसंबंध की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, समंग श्रेणी के बारे में और सहसंबंध किसने दिया, सहसंबंध के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था और सहसंबंध के प्रकार देखे थे। तो आज हम सहसंबंध के प्रकार के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास सहसंबंध है धनात्मक सहसंबंध। देखिए, हम सिंपल कोरिलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल कोरिलेशन में हम दो समंग श्रेणी या दो चर लेके चलते हैं। तो यदि किसी एक समंग श्रेणी में परिवर्तन करने पर दूसरी समंग श्रेणी में भी परिवर्तन होता है तो वह उन दोनों के मध्य सहसंबंध पाया जाता है। अब यदि x में किसी भी एक समंग श्रेणी या फिर x में वृद्धि होने पर दूसरी समंग श्रेणी या फिर y में भी यदि वृद्धि होती है या फिर x में कमी होने पर y में भी कमी होती है तो वह धनात्मक सहसंबंध होता है। यानी कि उनके परिवर्तन की दिशा समान होती है। वृद्धि होने पर वृद्धि और कमी होने पर कमी, तो यह धनात्मक सहसंबंध होता है। जैसे 2 फिर 4, इसमें वृद्धि तो इसमें भी वृद्धि हो रही है। इसमें कमी होने पर इसमें भी क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो यानी कि परिवर्तन की दिशा समान दिशा में होने पर धनात्मक सहसंबंध होता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, दो समंग श्रेणियों में से किसी एक समंग श्रेणी में परिवर्तन, अब परिवर्तन में या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होने पर यदि दूसरी समंग श्रेणी में भी कमी या वृद्धि, इसमें कमी तो इसमें भी कमी होनी चाहिए, इसमें वृद्धि है तो इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, तो वह धनात्मक सहसंबंध होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पत्नी और पति की आयु के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी कि अगर पति की आयु बढ़ेगी तो पत्नी की आयु भी बढ़ेगी। ये तो है नहीं कि अगर पति की आयु बढ़ रही है तो इसकी आयु कम हो जाएगी। तो इनके मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। एक तो लैंग्वेज ये आ सकती है कि पत्नी और पति की आयु के मध्य किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगर थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दे और ये कहे कि पत्नी की आयु पति की आयु की आधी है तो उनके मध्य पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। देखिए, इस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए x है पति की आयु और y है पत्नी की आयु। मान लीजिए पति की आयु है 20 और तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 10। पति की आयु हो गई 30 तो इसकी आयु भी कितनी हो गई, 15। अगर इसकी आयु हो गई 40 तो इसकी आयु हो गई 20। तो इसमें वृद्धि होने पर इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो सहसंबंध तो हो गया धनात्मक। लेकिन इसमें निश्चित अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन होता है, तो वह धनात्मक या पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। तो ये तो हो गया अपना धनात्मक सहसंबंध। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध की। ऋणात्मक
धनात्मक सहसंबंध के एक दो एग्जाम्पल्स की अगर और बात करें तो एक होता है अपना मांग का नियम। मांग का नियम ये होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग कम होगी। ये तो होता है ऋणात्मक सहसंबंध। लेकिन मांग का नियम का अपवाद, मांग के नियम के अपवाद में वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। तो मांग के नियम के अपवाद में धनात्मक सहसंबंध होता है। मांग के नियम में तो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, लेकिन मांग के नियम के अपवाद में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। एक एग्जाम्पल और देखें कि वर्षा की मात्रा व उत्पादन के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। वर्षा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वर्षा की मात्रा व उत्पादन के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। किसी भी एक समंक श्रेणी में वृद्धि होने पर दूसरी समंक श्रेणी में कमी, या फिर एक समंक श्रेणी में वृद्धि होने पर दूसरी समंक श्रेणी में कमी, ये x और ये y, अगर इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें कमी होना, अगर इसमें कमी कर रहे हैं और तो इसमें वृद्धि होना। एक में कमी तो दूसरे में वृद्धि, एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में अगर परिवर्तन होता है, विपरीत दिशा में परिवर्तन, तो वह ऋणात्मक सहसंबंध होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एक समंक श्रेणी में वृद्धि होने पर दूसरी समंक श्रेणी में कमी तथा कमी होने पर दूसरी समंक श्रेणी में वृद्धि ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाती है। ये x है, ये y है। इसमें अगर मैं वृद्धि करता हूँ तो मान लीजिए इसमें ये कमी हो रही है, तो यह हो गया ऋणात्मक। या फिर इसमें x में वृद्धि होने पर y में कमी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन का होना, दिशा अगर विपरीत है तो उनके मध्य ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो ये हो गया अपना धनात्मक सहसंबंध, ये हो गया ऋणात्मक सहसंबंध। आगे बात करते हैं हम
सरल रेखीय सहसंबंध। सरल रेखीय व वक्र रेखीय सहसंबंध दोनों का अपन साथ अध्ययन करते हैं। देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, यदि समंग श्रेणी x तथा y के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए, ये मान लीजिए x है, ये y है, यदि इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए और हमें एक सीधी लाइन प्राप्त हो तो वह सरल रेखीय सहसंबंध को दर्शाती है। हो सकता है ये धनात्मक भी हो या हो सकता है ये ऋणात्मक भी हो, लेकिन हमें एक सीधी रेखा अगर प्राप्त होती है तो वह सरल रेखीय सहसंबंध होता है। अगर इसकी पूर्ण परिभाषा की बात करें तो x श्रेणी में एक निश्चित x श्रेणी और y श्रेणी के मध्य यदि एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह सरल रेखीय सहसंबंध होता है। और यदि इनके मध्य ग्राफ खींचा जाए, ये x है और y है, और वह एक निश्चित अनुपात में न होकर अलग अलग अनुपात में होता है तो हमें ग्राफ एक कर्व के रूप में प्राप्त होता है। कैसा भी हमें एक ग्राफ प्राप्त हो सकता है, तो वह होता है एक वक्र रेखीय सहसंबंध। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना। अब एक प्रकार और आता है अपना आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इसका अध्ययन हम इस अध्याय के सबसे अंत में करेंगे। ठीक है, साथ ही इसका फॉर्मूला भी याद करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा। सहसंबंध की मात्रा एक टेबल अपन इसमें बनाएंगे। तो देखिए, सहसंबंध की मात्रा का मतलब है कि जो सहसंबंध की जो सीमा होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसमें यदि r का मान 1 हो या फिर -1 हो या फिर r का मान 0 भी हो सकता है, 0.30 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, मतलब भी -1 और 1 के बीच में कितना भी हो सकता है। तो मान कितना है उसके आधार पर सहसंबंध की मात्रा कैसी है, यानी कि धनात्मक है या ऋणात्मक है या उच्च धनात्मक है या निम्न है, तो इसकी बात हम करते हैं। यदि r बराबर 1 है +1 तो यह पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि r का मान 0.75 से +1 के मध्य है तो यह उच्च धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि r का मान 0.25 से 0.75 के मध्य है तो यह मध्यम सहसंबंध होता है।
मध्यम धनात्मक सहसंबंध होता है यदि r का मान 0 से 0.25 के मध्य है तो यह निम्न धनात्मक सहसंबंध होता है। ये तो हो गई धनात्मक सहसंबंध की बात। अगर हम ऋणात्मक सहसंबंध की बात करें r सहसंबंध की मात्रा यदि r का मान -1 है तो यह होता है पूर्ण ऋणात्मक। अगर इसका मान 0 से -25 के मध्य है तो यह होता है निम्न ऋणात्मक। यदि -0.25 से -0.75 के मध्य है तो यह होता है मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। और यदि इसका मान -75 से -1 के मध्य है तो यह होता है उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। इसमें से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो इन टेबल्स को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कहाँ पर मध्यम होता है, कहाँ पर उच्च होता है और कहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम आगे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, श्योर है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। तो सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां निम्न है। पहली है स्कैटर डायग्राम, दूसरी है ग्राफिकल मेथड, तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। एक है संगामी विचलन विधि, एक है न्यूनतम वर्ग विचलन विधि। तो ये 5 मेथड होते हैं सहसंबंध ज्ञात करने के। तो इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कार्ल पियर्सन और संगामी विचलन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर सहसंबंध में बनेगा तो 100 में से 90% कार्ल पियर्सन से ही बनेगा। इसके 4-5 फॉर्मूले हैं, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।